नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिमाचल सरकार के नेम प्लेट फैसले पर कांग्रेस के अंदर ही मची खींचतान। टीएस सिंहदेव ने फैसले पर जताई आपत्ति, वहीं बीजेपी ने ली चुटकी। कहा कि भाई बहन के बीच तकरार का फैसलों पर भी दिखने लगा असर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का किया वादा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में की चुनावी जनसभा। मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार। 15 दिन जेल और 25,000 जुर्माने की सजा। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार का लगाया था निराधार आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को किया गया फ्रीज। फीविन गेमिंग ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई। और इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष तेज। भारत ने कहा कि लेबनान की यात्रा से बचें भारतीय। वहीं अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने की 21 दिन के संघर्ष विराम की पेशकश। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी हर भोजनालय, होटल, ढाबे व खाने पीने के सामान की रेहड़ी पर उसके मालिक और नेम प्लेट लगनी जरूरी होगी। देश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी साझा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। देश में कई जगह खाने में गंदगी मिलाने के मामले सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी वाले दुकानों को पहचान पत्र प्रदर्शित करना जरूरी करने के मामले में राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक शांतिप्रिय माहौल बनाना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ये कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए, ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। जो हाइजीन के इश्यूज़ आते हैं, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस के भीतर कलह खुलकर सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है। ये सरासर गलत है। किसी भी समुदाय विशेष के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में कोई विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए लागू होती है और सबके लिए लागू होनी चाहिए। नाम लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। और प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार है, किसी सरकार का नहीं है। इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। आप सीसीटीवी सब जगह लगाइए, चिन्हांकित किसी समुदाय या समाज के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना ये नागरिकों के अधिकारों का हनन एक तरह से।
वहीं इस मामले में भाजपा भी कांग्रेस पर खुलकर निशाना साध रही है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुलावाला ने कहा कि हिमाचल सरकार के फैसले के बाद भाई बहन यानी कि राहुल और प्रियंका के बीच मतभेद की कलई खुल गई है। कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या? और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेता प्रियंका वाड्रा जी के करीबी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं कि ये निर्णय हिमाचल की सरकार का बिल्कुल गलत है। सब जानते वो राहुल कैंप से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा फैसला सरकार ने लागू किया है तो इस सरकार को अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मतलब राहुल गांधी अब सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं एक प्रकार से टीएस सिंहदेव के माध्यम से कि हिमाचल की सरकार इस फैसले को वापस ले, दबाव डाल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। सोमैया की पत्नी मेघा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर फैसला देते हुए राउत को 15 दिन की कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाए जाने के मामले पर भाजपा नेता किरीट सोमैया और पत्नी मेघा सोमैया ने कहा कि न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छे से चलाई गई है और वह इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। आज मैजिस्ट्रेट मजगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है। 15 दिन की सजा इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है। सबसे पहले मैं समाधानी हूँ, कोर्ट का मैं आभार मानती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया अच्छे से चलाई और मुझे जो मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए और मैं अभी ऊंचा सम्मान से आगे घूम सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चेनानी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि आपका वोट पूरे जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला करेगा। यहां पर आज न केवल चीने ने, आप सभी लोग चनेनी नए पूरे जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है, पहली बार। वहीं राहुल गांधी के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनेनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापस। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति महीने, किसानों को एमएसपी की गारंटी और फसल बीमा की राशि तत्काल उपलब्ध कराने का वादा किया। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए
जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए, ऐसा हरियाणा हमें चाहिए। और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के खोर्धा में सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, तब हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है, जापान की अर्थनीति मुसीबत में है, चाइना की अर्थनीति मुसीबत में है। इन सब का ग्रोथ रेट बिलो 5 है। और कल ही मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा कि भारत का ग्रोथ रेट 6.6% होगा, फिर कहा 6.8% होगा, कल कहा इट विल गो टू 7.2। आईएमएफ बोलता है दी ओनली ब्राइट स्पॉट इज इंडिया। दुनिया की एस्पिरेशंस आज भारत से जुड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर पर जहां खड़े थे, आज वहां से छलांग लगा करके ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हमने पछाड़ करके आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष शासित राज्यों में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सरकारें न सिर्फ अक्षम हैं बल्कि खतरनाक भी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेषकर युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी दर को संबोधित करने में विफलता के लिए विपक्ष शासित राज्यों की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने जुलाई 2023 से जून 2024 तक की अवधि को कवर करने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों में रोजगार सृजन में स्पष्ट असमानताओं को उजागर किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार विपक्ष द्वारा शासित केरल में देश में सबसे अधिक युवा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष शासित राज्यों में गंभीर शासन विफलताओं का संकेत देने वाली कई रिपोर्ट पर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें नौकरी संकट और वित्तीय कुप्रबंधन हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कर्ज लेने की लत, लोक लुभावन वादों और मुफ्त सुविधाओं पर अंधाधुंध खर्च की आलोचना करते हुए कहा कि ये आदतें अर्थव्यवस्था को पंगु कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष खोखले वादों के साथ वोट खरीदने और अपने राज्यों को अथाह कर्ज में धकेलने में व्यस्त है, जबकि उनके युवा इसकी कीमत चुका रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी तुलना भाजपा शासित राज्यों के साथ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में शासन और आर्थिक प्रबंधन स्थिर बना हुआ है। मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने युवा बेरोजगारी को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा है। मध्य प्रदेश में केवल 2.6% और गुजरात में 3.3% दर्ज की गई है। प्रधान ने जोर देकर कहा है कि ये राज्य दीर्घकालिक रोजगार सृजन और मजबूत राजकोषीय नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी शासित राज्यों की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा लगातार युवाओं को सशक्त बनाने और नौकरियां पैदा करने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं विपक्ष कुप्रबंधन और अधूरे वादों में फंसा हुआ है। इन राज्यों के लोगों के लिए जवाबदेही की मांग करने और परिणाम देने वाले नेतृत्व की ओर देखने का समय आ गया है। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी PLFS यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्यों में कल से सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिली है। और इसके मुताबिक 15 से 29 आयु वर्ग में केरल में 29.9% बेरोजगारी दर्ज की गई है। केरल में जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक पुरुषों में 19.3% और महिलाओं में 47.1% बेरोजगारी दर रही। केरल के बाद नागालैंड में 27.4 और मणिपुर में 22.9% बेरोजगारी दर्ज की गई।
तो वहीं इस दौरान केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में सबसे कम 2.6% और गुजरात में 3.1% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। PLFS के डेटा के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रही। वहीं देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.8% से घटकर 6.7% हो गई, जो निरंतर सुधार को दर्शाता है। In the rate of unemployment, Kerala tops among the major states in India with 7.2% unemployment, whereas at the all India level it is only 3.2%. Why unemployment is so high at a situation that ease of doing in the calculation of ease of doing business by the Ministry of Commerce and Trade and Commerce, see, we came to know that Kerala ranks first in ease of doing business. और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में 2021-22 में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में 39.4% की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत के लिए 2020-21 और 21-22 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेख अनुमान के बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय में 2013-14 के 64.2% से 2021-22 में 39.4% तक की गिरावट दर्ज हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि आयुष्मान भारत PMJAY से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है और इसका हाल के NHA अनुमानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि 2015-16 में शुरू की गई मुफ्त डायलिसिस योजना जैसी अन्य योजनाओं से 25 लाख लोगों को लाभ हुआ है। 2021-22 के लिए NHA के अनुमानों से पता चलता है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि जारी है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को उजागर करती है। दिल्ली मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के बेलदार के पद पर कार्यरत 59 वर्षीय सतपाल को थप्पड़ और जूते से पिटाई करने का आरोप उन पर लगा है। पीड़ित की शिकायत पर मॉडल टाउन पुलिस ने संबंधित धाराओं में नामजद FIR दर्ज की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। राष्ट्रपति ने वहां तैनात सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अपने वीर सैनिकों पर गर्व है। न्यूनतम तापमान जैसी विकट स्थितियों में जवानों की निष्ठा और समर्पण देश के युवाओं के प्रेरणा का स्रोत है। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुझे आप सब पर विशेष गर्व का अनुभव हो रहा है। सभी देशवासी आप सबकी बहादुरी को सलाम करते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से आप सबके लिए विशेष सम्मान व्यक्त करती हूँ। कुछ देर पहले मुझे
मार्टियर्स मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अवसर मिला। मुझे बताया गया है कि जवानों ने हजारों से ज्यादा देश के लिए अपना आत्म बलिदान दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 83वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि विकसित भारत के निर्माण में वैज्ञानिक समुदाय का योगदान काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की खोई प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ साल में देश में वैज्ञानिक समुदाय के प्रति सम्मान बढ़ा है। In last few years, recognition for the scientific community has gone up. It has gone up in several ways, including government being very serious about it. And Prime Minister's heart and soul is deeply in scientific community. His belief in your power, prowess, and capacity to generate at global level those aspects of science which matter to humanity. And I am sure, therefore, we are in good times. Now there is an ecosystem in place where our scientists can fully exploit and expand their energy, exploit their talent, and contribute for the nation by unleashing their innovative skills. और आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और ईडी ने करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने ये कार्रवाई फीविन गेमिंग ऐप के खिलाफ की है और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग ऐप फीविन में चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस ऐप को चीनी नागरिक संचालित कर रहे हैं और भारत में अपने सहयोगियों के माध्यम से पैसे एकत्र कर चीन ट्रांसफर कर रहे हैं और अभी तक जानकारी के अनुसार 400 करोड़ की रकम चीन भेजी जा चुकी है और इस मामले में 2023 में FIR कोलकाता पुलिस ने भी दर्ज की थी। भाजपा OBC मोर्चा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गाजियाबाद के यूपी गेट से रोष मार्च निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के आरक्षण पर विदेश में दिए गए बयान को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। बता दें कि भाजपा OBC मोर्चा यूपी गेट से लेकर राहुल गांधी के घर तक विरोध मार्च निकालेंगे और राहुल गांधी के आवास का घेराव करेंगे। मोर्चा का कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान आरक्षण पर टिप्पणी की थी जो कि संविधान के विरुद्ध है और इस मामले को लेकर यूपी OBC मोर्चा राहुल गांधी के घर का घेराव भी करेंगे और इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय OBC मोर्चा के अनेक पदाधिकारी शामिल होंगे और उसके साथ साथ कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 23 से 29 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया जा रहा है जिसमें बधिर और सांकेतिक भाषा को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग डेफ ब्लाइंड एक ऐसी संस्था है जो बधिर दृष्टि बाधित लोगों को सशक्त कर रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप अपने बारे में बताइए, अपनी संस्था के बारे में बताइए, आप डेफ ब्लाइंड लोगों को कैसे सशक्त बना रहे हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम ZAMIR ज़मीर DHALE ज़मीर धाले है। यह मेरा साइन नेम है। मैं एक डेफ ब्लाइंड पर्सन हूँ जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। 1999 में जब मैंने पढ़ना चालू किया तब हमें टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हुई जिससे हमने एडवोकेसी की और मैं उसके लिए अभी भी काम करता हूँ और अभी मैं आत्मनिर्भर हूँ। मेरा यह लक्ष्य है कि मैं चाहता हूँ हम सभी लोग आत्मनिर्भर बने। हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग बोल सुन सकते हैं हम उनसे हमेशा मदद लें और उनके ऊपर निर्भर हों। हम चाहते हैं हम हमेशा आत्मनिर्भर बने। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में कई सारी बाधाएं आई होंगी, तो आप इन सब से उभर कर कैसे बाहर आए।
मुझे ऐसी कई सारी समस्याएं और बाधाएं हैं, क्योंकि कई सारी जगहों पे सुगम्यता नहीं होती। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बहुत मदद करती है। ब्रेल डिवाइस का मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि अब मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूँ, जिससे मैंने अंग्रेज़ी भाषा सीखी और जिससे अब मैं सभी से अंग्रेज़ी भाषा में बात भी कर पाता हूँ। अभी भी हमें ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पे सुगम्यता प्राप्त करने की ज़रूरत है। हमें सरकार ने मदद की। पहले दुभाषिया भी नहीं होते थे, इंटरप्रेटर भी नहीं मिलते थे, कोई स्क्राइब भी नहीं मिलता था जो हमें पेपर में आए और हमारे लिए आंसर शीट लिख पाए। नमस्ते, मेरा नाम SUNIL सुनील ABBAS सुनील अब्बास है। ये मेरा साइन नेम है। मैं चाहता हूँ जो बधिर दृष्टिबाधित लोग हैं, सरकार हमारा समर्थन करे। हमारा एक एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जो दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए एक एक्ट बना है। सभी लोग जानते हैं जो बधिर दृष्टिबाधित लोग हैं वे सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार हमारा और समर्थन करे। यह बहुत ज़रूरी है। हमें एक टैक्टाइल दुभाषीय चाहिए। हम चाहते हैं जो हमारी करेंसी होती है, नोट होते हैं, उस पर हमें पता नहीं चल पाता है कि वह 10 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है। उस पर हम चाहते हैं उसमें ब्रेल लिपि लगाई जाए, जिससे हमें पता चल सके और हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत ना पड़े। समाज के सभी लोग आप लोगों के प्रति कैसे जागरूकता फैला सकते हैं? जो बधिर दृष्टिबाधित लोग हैं वह पढ़ लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आजकल हमारे पास इतनी सारी तकनीकी है, व्हाट्सएप है, किसी के भी ज़रिए हमारे पास आजकल ऐसे ऐप्स हैं जिसमें हम फ़ॉन्ट को बड़ा करके जो भी लिखा है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे पास आजकल ब्रेल डिवाइस है, उन सब से हम बातचीत कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग सांकेतिक भाषा सीखें, जिससे वह टैक्टाइल साइन लैंग्वेज करके हमसे बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतनी बाधाएं होने के बाद भी अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की, तो क्यों ना हम भी उनका समर्थन करें, उनके लिए हम एक समावेशी समाज बना सके। मैं दीपाली मनीषा शर्मा के साथ कैमरामैन विनोद ओझा, DD न्यूज़ से। तो एक सकारात्मक बातचीत आप देख रहे थे और इसी के साथ ही हमारे सांकेतिक समाचार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अब अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।